अभी मैं आपके सामने हिंद स्वराज पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये छोटी सी पुस्तक है हिंद स्वराज। इस पुस्तक की रचना आज से 110 वर्ष पूर्व 1909 में 13 से 22 नवंबर 1909 को किंडोनन कैसल नामक जहाज़ पर गांधी जी जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे उस बीच में किया गया। कोई भी पुस्तक अगर वह विचारों के संदर्भों में हम उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं तो वह पुस्तक किन संदर्भों में लिखी गई है, किन परिस्थितियों में लिखी गई है, यह हमको समझने की ज़रूरत होती है। आप ये देखिए कि परिशिष्ट में कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, व्हाट इज आर्ट, स्लेवरी ऑफ आवर टाइम। यह सब गांधी ने कहा कि हिंद स्वराज के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए नीचे की पुस्तकें पढ़ना उपयोगी होगा। एक दूसरी पृष्ठभूमि यह तैयार होती है कि गांधी दक्षिण अफ्रीका जब जाते हैं और 1909 के बीच तक 1915 में गांधी वापस भारत आते हैं, लेकिन 21 वर्षों के इस अंतराल में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे होते हैं और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य आदि का प्रयोग होता है और फिर दक्षिण अफ्रीका के कष्टों को निवारण के लिए लंदन में वहाँ के अंग्रेज़ों को सहमत करने की दृष्टि से उन पर दबाव डालने की, अंग्रेज सरकार पर दबाव डालने की दृष्टि से गांधी लंदन जाते हैं, लेकिन उनके मन में हिंद के स्वराज की बात भी चल रही होती है। उस समय दो घड़े थे हिंदुस्तान में, एक जो प्रेयर और पिटीशन के द्वारा भारत की आज़ादी की कोशिश कर रहा था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और दूसरा घड़ा ऐसा था जो क्रांतिकारियों का था, जो यह मानता था कि बिना खून खराबे के भारत की आज़ादी संभव नहीं है। लेकिन गांधी किस तरह से सोच रहे हैं? गांधी यह सोच रहे हैं कि भारत आज़ाद होगा तो आज़ाद भारत की तस्वीर क्या होगी। इसलिए वह कहते हैं कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं है, बल्कि वह तो आजकल की सभ्यता का गुलाम है। मानस जो बनता है गांधी का, पहले मैं यह आता हूँ कि पुस्तक को ठीक से समझने या इस विचार को गहराई से समझते हुए उसको एक विचारधारा के रूप में, एक जीवन दृष्टि के रूप में, एक समाज परिवर्तन के दृष्टि से, एक भारत के नवनिर्माण के दृष्टि से, एक वैश्विक मानवीय सभ्यता की स्थापना की दृष्टि से गांधी जिन पुस्तकों की चर्चा करते हैं उन पुस्तकों में द नेट ऑफ फेथ, यह चेलचिकी की पुस्तक है। यह पुस्तक हिंद स्वराज का तत्व दर्शन है, जो पुस्तक 2020 में मेरे द्वारा ही लिखी गई है। इसमें मैंने पृष्ठ 40 से सभी पुस्तकों की, वैसी पुस्तकों की चर्चा की है जो इन्होंने परिशिष्ट में रखा है। आप ये देखेंगे कि यह पुस्तक जो है, इसमें द नेट ऑफ फेथ, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, पीटर चेलचिकी की लिखी हुई द नेट ऑफ फेथ है। कहते हैं कि यह पुस्तक 1440 से 1443 के बीच लिखी गई, यानी ईसाई धर्म के जो मूल सिद्धांत है अहिंसा के आसपास यह घूमती रहती है। यह प्रकाश कहाँ से मिलता है? हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि जख्म से रक्त बहाए नहीं, बल्कि जख्म को कम करें। वह जो ईश्वर के आदेश का पालन करता है उसे किसी दूसरे प्राधिकरण के पालन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सत्य के पक्ष में सदा खड़ा होता है
उसे ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। यह द नेट ऑफ फेथ कहता है। उसी तरह द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। यह रूस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं। इसमें ईसाई धर्म को अहिंसा धर्म की तरह माना गया है। उसी तरह व्हाट इज आर्ट, यह भी लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, रसियन भाषा में। इसको 1897 में प्रकाशित यह पुस्तक हुई है। इसमें टॉल्स्टॉय क्या कहते हैं, कला एवं मानव भावना का गहरे रिश्ते किस तरह है उसको व्याख्यायित करते हैं। यानी कला जो है वह संपूर्ण मानवता को एक सांचे के स्तर पर जोड़ती है। यही सच्ची कला है, यह इंसानियत को सुधारने का माध्यम है, यह लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं। लियो टॉल्स्टॉय की एक दूसरी पुस्तक है ए लेटर टू ए हिंदू। यह 14 दिसंबर 1908 को गांधी को उन्होंने लिखा। सिविलाइजेशन इट्स कोर्स एंड क्योर पुस्तक जो है कारपेंटर की है। ये दार्शनिक हैं। कारपेंटर जो है रस्किन के और रविंद्रनाथ के मित्र थे। इस पुस्तक की रचना 1889 में हुई। इसमें सभ्यता की बीमारी, सिविलाइजेशन इट्स कोर्स एंड क्योर, सभ्यता की बीमारी के संबंध में चर्चा की गई है। द फैलेसी ऑफ सक्सेस एक निबंध है, जो निबंध 1909 में ही लिखी गई है। यह कहती है कि ये किताबें अस्पष्ट और झूठे तर्कों से पटी हुई है। कौन किताबें? जो किताब झूठ, फरेब और लालच और बीमारियां पैदा करती है। इसलिए लेखक इसमें यह कहते हैं कि कामयाबी में जीवन मूल्य, सिद्धांत और आदर्श समाहित होने चाहिए। ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में आदमी का नियम, ईश्वर एवं मानवता के नियम, ये सारे बताए गए हैं। उसी तरह लाइफ विदाउट प्रिंसिपल, यह है हेनरी डेविड थ्योरो। ये 1863 में लिखते हैं पुस्तक। इसमें जीवन के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने की बात बताई गई है। उसी तरह ए जॉय फॉर एवर जॉन रस्किन की पुस्तक है। यह भी 1857 में प्रकाशित होती है। राष्ट्रवादी सोच और समाज की दिशा पर यह पुस्तक लिखी गई है। डिफेंस ऑफ डेथ ऑफ सोक्रेटिस नामक पुस्तक प्लेटो की है। प्लेटो यूनानी दार्शनिक हैं, सुकरात के शिष्य हैं, यह सब जानते हैं। उसी तरह अनटू दिस लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन की है, जिसका गहरा प्रभाव गांधी पर पड़ा है। और फिर द फैलेसी ऑफ स्पीड है टॉमस टेलर की पुस्तक। यह 3 अध्याय में है। यह विभिन्न पुस्तकें हैं जो हिंद स्वराज में परिशिष्ट में दिए गए हैं। इस पुस्तक में क्या है, हम देखें कि पहले पाठक जो है, जो प्रश्न कर रहा है और संपादक जो उत्तर दे रहा है। पाठक ये प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है? अखबार के काम से क्यों गांधी शुरू करते हैं? इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से गांधी ने 1904 में शुरू किया। यूँ अखबार गांधी लंदन में ही पढ़ना शुरू किए थे। उसके पहले अखबार से गांधी का परिचय नहीं हुआ था और लंदन में ही बैरिस्ट्री करने के दरमियान उन्होंने 9 लेख लिखे थे। लेकिन अखबार का काम, कहते हैं, लोगों की भावनाओं को जानना है, लोगों की भावनाओं को प्रकट करना है, और अमुक भावना अगर नहीं है तो वह भावना पैदा करना भी अखबार का काम है। लेकिन कहते हैं कि स्वराज की भावना जो पैदा हुई देखते हैं, वह कांग्रेस उसको पैदा नहीं कर सकी है, यह पाठक कह रहा है। यानी पाठक जो है वह अधीर है। गांधी कहते हैं अधीरता उनको बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े उसको लात मारने में बुद्धिमानी नहीं है। यानी जवानी में आते हम बचपन से नफरत नहीं करने लगते हैं। हम शिक्षक से अधिक जानकार हो गए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम शिक्षक से बड़े हो जाते हैं।
कहते हैं जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से उब जाते हैं, अगर वह साथ में दौड़ नहीं सके तो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, वे कभी स्वराज नहीं भुगत सकते। इसलिए स्वराज भुगतने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठेंगे तो हम निकम्मे हो जाएंगे। उसी तरह कहते हैं कि सारे अंग्रेज बुरे हैं, यह मान लेना बहुत गलत है। बुराई तो दरअसल उनके क्रियाकलापों में है। अंग्रेज सभी बुरे नहीं हैं। ये इसीलिए वह कहते हैं आप यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेजों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज दूर जाने वाला है, लेकिन अगर हम उनके साथ न्याय करेंगे तो स्वराज के प्राप्ति में उनकी मदद मिलेगी। कहते हैं कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज का रस चखाया है, यानी स्वराज ने बीज बोया है। स्वराज का बीज कांग्रेस ने बोया है। बीज हमेशा दिखाई नहीं पड़ता है, वह जब जमीन में सड़ जाता है, खुद मिट जाता है, तब वृक्ष बनता है। कहते हैं धक्का अंग्रेजी हुकूमत को लगना चाहिए। नमक महसूल, जिसके बारे में गांधी ने 1893 में ही कहा कि भारत के लोग भारी कर लदे नमक पर निर्भर करते हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ और 1909 में नमक पर बात करते हैं कि यह जो महसूल कुछ कम गैर इंसाफी नहीं है। कहते हैं कि फिर कहते हैं कि जागा हिंदुस्तान सो जाए यह नामुमकिन है और प्रजा एक दिन में नहीं बनती, उसको बनाने में बरसों लगता है। फिर कहते हैं यह नया जोश टुकड़े होने का अहम नतीजा माना जाएगा। यह जोश अखबारों के लेखों में दिखाई दिया, लेख कड़े होने लगे। जो बात लोग डरते हुए चुपके चुपके करते थे वह खुल्लम खुल्ला होने लगी, लिखी जाने लगी। स्वदेशी का आंदोलन चला। अंग्रेज देखकर छोटे बड़े सब भाग जाते थे, अब नहीं डरते हैं, पीटे जाते हैं, फिर जेल जाते हैं, उनमें उन्हें सम्मान का भाव जगता है। अब और कहते हैं कि मद्रास के इलाके से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी बंगाल में जो हवा चली है वह सारे देश में फैल गई। और जो उसने अंग्रेज़ों ने जो नाव में छेद किया है, दरारें पड़ी हैं, वह दरार अब मिटने वाली नहीं है। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ये दोनों वर्गों को सोचना चाहिए। तीसरा अध्याय अशांति और असंतोष का है। कहते हैं जब हम नींद से उठते हैं तो अंगड़ाइयाँ लेते हैं, इधर उधर घूमते और अशांत रहते हैं। बंग भंग से जो जागृति आई है वह अंगड़ाई लेने के समान है। हम नींद से जगे हैं, इसलिए बंगाल और उसके कारण सारे हिंदुस्तान में अशांति फैली है, असंतोष फैला है। कहते हैं अशांति असल में असंतोष है, अनरेस्ट कहते हैं। ह्यूम ने हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की कोशिश की। यह असंतोष बहुत उपयोगी चीज़ है। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है तब तक उससे निकलने की कोशिश नहीं करता है। सुधार के लिए असंतोष होना ही चाहिए। यह असंतोष पैदा मिस्टर ह्यूम ने किया है। फिर चौथे अध्याय में स्वराज की बात करते हैं। हम अंग्रेज़ों को क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि उसने देश को कंगाल किया। वह हमारे देश से धन ले जाते हैं, हमको बड़े ओहदे नहीं देते, हमको गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं, हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। कहते हैं हमें अंग्रेज राज तो चाहिए पर अंग्रेज नहीं चाहिए। बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरे कल्पना का स्वराज नहीं है, यह गांधी के कल्पना का स्वराज नहीं है। इंग्लैंड की हालत भी कुछ भारत से अच्छी नहीं है। वहाँ की पार्लियामेंट तो बांझ और बेसबा है।
दयनीय और तरस खाने लायक हैं। जब महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती है तो वहाँ के लोग ऊँघते रहते हैं। यहाँ के मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, लोगों की भलाई करते हैं, सुशिक्षित और संस्कारी हैं, लेकिन इनको फिर दबाव की ज़रूरत क्यों होती है? इनको अर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? दरअसल पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि लोगों का असर उसमें होना चाहिए, इसमें दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। यह प्रजा का खिलौना बन के रह गया है, यह बातूनी संस्था बन के रह गई है, भारी खर्च में हमें डालती है, यह धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं है। कहते हैं तो अभी तो लोकतंत्र पार्लियामेंट बच्चा है, अगर यह अभी बच्चा है तो बड़ा कब होगा? यह सवाल गांधी के मन में है। इसलिए पार्लियामेंट जो है पर कहते हैं शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी होनी चाहिए। यह अखबार वाले चुनाव के समय किस तरह से गुणगान करते हैं और हम अखबार के आधार पर अपना मन बनाते हैं, लेकिन यह कसूर जो है आजकल की सभ्यता का है। यह सभ्यता नुकसानदेह है और यूरोप इस सभ्यता के कारण पामाल होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। फिर सभ्यता का दर्शन 6ठे अध्याय में, यह सभ्यता एक तरह का रोग है। नींद से आदमी जो सपना देखता है वह सही मानता है। नींद में जो देखता है, जब उसकी नींद खुलती है तो उसको अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही स्थिति सभ्यता के मोह में फंसे हुए लोगों की है, आदमी की है। हम जो बातें पढ़ते हैं वह सभ्यता के हिमायत करने वाले, सभ्यता की वकालत करने वाले, इस सभ्यता को अच्छा मानने वाले लोगों की पढ़ते हैं। हम उससे चौंधिया जाते हैं और उसमें हम फंसते जाते हैं। इसलिए यह जो सभ्यता है यह नुकसानदेह है, यह सभ्यता अधर्म है। वहाँ के लोग आधे पागल हो गए हैं। स्त्रियां जो घर की रानी थीं उनको अपने पेट के लिए बाजारों में घूमना पड़ता है। यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धरकर बैठे रहेंगे तो सभ्यता की चपेट में आए हुए लोग खुद जलाई हुई अपनी आग में जलकर मर जाएंगे। इसलिए कहते हैं यह शैतानी है, यह कलयुगी है। इस सभ्यता के कारण अंग्रेज प्रजा में सड़न घर कर लिया है। यह नाशवान है, खुद नाशवान है और दूसरों का भी नाश करने वाली है। फिर कहते हैं यह अमिट रोग नहीं है, लेकिन हम उस रोग में फंसे हुए हैं, यह तो हमको भूलना ही नहीं चाहिए। फिर हिंदुस्तान कैसे उस रोग में फंसा, हिंदुस्तान में वह रोग कैसे आया? कहते हैं अंग्रेज़ों ने हमको नहीं गुलाम बनाया है, बल्कि हमने अपने को गुलाम बनने दिया। वह अपने बल से नहीं टिके हैं, बल्कि हमने उनको टिकाए रखा है। हमको भांग पीने की आदत हो तो कसूर भांग बेचने वाले का नहीं होता है। मुझे अजीर्ण हुआ तो पानी का दोष नहीं है। रोग की जड़ खोजनी चाहिए और रोग की जड़ जो है वह सभ्यता है। इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान गया, ऐसा कहने के बजाय ज़्यादा सच कहना होगा कि हिंदुस्तान को हमने अंग्रेज़ों के हाथ में दिया। स्पष्ट है कि अंग्रेज सारी दुनिया को बाजार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम जो खरीदार हैं वह इसके लिए दोषी हैं जो उनको बाजार बनाने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि आजकल की सभ्यता से कुचला जा रहा है। इसके चपेट में हम फंस गए हैं। बचने के अभी भी उपाय हैं। यह धर्म भ्रष्ट होना, मैं हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म के हों, लेकिन सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वह हिंदुस्तान से जा रहा है। हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। हमको अपने दुनियावी मोह को बांधना चाहिए और धार्मिक लोभ को खुला कर देना चाहिए। सभ्यता में जो पाखंड है उस पाखंड को गांधी ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा। इसलिए सभ्यता की होली में जो लोग जल मरे हैं उनकी कोई हद नहीं। उनकी खूबी यह है कि लोग उसे अच्छा मानकर उसमें कूद पड़ते हैं, वरना तो दीन के रहते हैं और
न दुनिया के रहते हैं। कहते हैं कि सभ्यता चूहे की तरह फूंक फूंक करके काटती है। अब मैकेले ने हिंदुस्तान को नामर्द माना और कहा कि यहाँ अज्ञानता है, लेकिन हिंदुस्तान नामर्द कभी नहीं था। बल तो निर्भयता में है। जब तक आपको डर रहेगा, यह सभ्यता आई कहाँ से? रेलगाड़ियों से आई। कंगाल भारत कैसे बना? रेलों ने बनाया, वकीलों ने बनाया, डॉक्टरों ने बनाया। यह अदृश्य रोग है, महामारी इससे फैली है, संक्रामक रोग फैले हैं, अकाल बढ़े हैं, रेलवे ने दुष्टता बढ़ाई है, हमारे पवित्र स्थानों को अपवित्र किया है, ठगों की टोली बनाई है, दुष्टता बढ़ाई है, अकाल फैलाया है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब भी यह एक राष्ट्र था। हमारे एक तरह के रहन सहन एक नहीं थे, फिर भी हम एक थे। अंग्रेजों ने राष्ट्र बनाया है, यह बात हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, एक राष्ट्र बनाया है। हम और आप खुद को सभ्य मानते हैं। यह सारी बातें हफीमची कह सकता है कि हफीम के नुकसान का पता मुझे हफीम खाने से लगा। यही अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि उसका पता तो हमें उसमें फंसने से लगा। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं गांधी, क्योंकि वह जो स्थिति थी भारतीय आज़ादी की, जो 1920 में गांधी ने मुख्य रूप से खिलाफत के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एक करने की कोशिश की थी, मियाँ और महादेव की नहीं बनती। यह सारे संदर्भ इसमें दिए हुए हैं। कहते हैं प्रजा में घुल मिल जाएं हम कैसे, एक राष्ट्र होकर रहने वाले लोग एक दूसरे के धर्म में दखल नहीं देते। अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि हम एक राष्ट्र होने लायक नहीं हैं। हम एक मुल्की हैं, एक देश भाई हैं। एक दूसरे का स्वार्थ साधना चाहिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं है। इसलिए धर्म तो एक जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। कोई गाय की पूजा करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि गाय के भक्षण करने वाले लोग को वह दुश्मन माने। उसके लिए प्रायश्चित करनी चाहिए। खेती प्रधान देश है, इसलिए गाय की आवश्यकता है। क्या गाय को बचाने के लिए मुसलमान से लड़ूंगा? यह गांधी प्रश्न करते हैं। जब हमने जिद की तब गोकुशी बढ़ी, इसलिए गो रक्षा प्रचारणी सभा गोवध प्रचारणी सभा मानी जानी चाहिए। हिंदू गाय की औलाद को पैने से भोगता है। यह सब एक राष्ट्र होने में कोई रुकावट पैदा नहीं करता। यह भी गलत है कि हिंदू अहिंसक और मुसलमान हिंसक हैं। कोई भी अहिंसक नहीं, क्योंकि जीवों को हम मारते हैं। इसलिए बाजे बजाने का भी संदर्भ आता है, क्योंकि यह छोटे छोटे समस्याएं सांप्रदायिक विद्वेष में उनको बढ़ाती है। और यह जब तक विद्वेष है तब तक एक राष्ट्र बनाने में या हमको जो है अंग्रेज़ों से एक साथ लड़ने में बाधा उत्पन्न करती है। वकील ने भारत को गुलाम बनाया। वकील की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम जब आपस में झगड़ा करते हैं तो फैसला के लिए एक तीसरे आदमी को चुनते हैं। डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम असंजम होते हैं, हमने विलास किया। इसलिए आते हैं हम 13वें अध्याय पर, जिसमें कहते हैं सच्ची सभ्यता क्या है। सभ्यता वह आचरण है जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। बड़े शहरों को खड़ा करना बेकार की झंझटें हैं, उसमें धूर्त की टोलियां और बदशहरों की गलियां बनती है। इसलिए हिंदुस्तान की सभ्यता का झुकाव नीति को मजबूत करने की ओर होना चाहिए। इसी तरह इटली और हिंदुस्तान है, गोला बारूद है और सत्याग्रह आत्मबल है और शिक्षा है, मशीन है। गांधी दरअसल मशीन का गुलाम आदमी को बनाना नहीं चाहते थे। वह मशीन जो सबको रोजगार दे सके, वह मशीन जो सबके लिए सुलभ हो, जो सबकी मेहनत बचा सके,
सब की रोटी को नहीं छीने, वैसे मशीन का गांधी स्वागत करते हैं। उसी तरह शिक्षा में कहते हैं कि अक्षर ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के अनेक साधनों में से एक साधन है। मैकेले ने जो शिक्षा की बुनियाद डाली है वह गुलामी की बुनियाद है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के सवाल को भी हिंद स्वराज में गांधी स्पष्टता से उठाते हैं और कहते हैं जिस देश को अपनी भाषा नहीं, अपनी वाणी नहीं है, वह देश स्वराज प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इन सारे सवालों से जूझते हुए गांधी हिंद स्वराज में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत आज़ादी के बाद भारत का नक्शा क्या होगा। इसलिए यह हिंद स्वराज एक तरह का मैनिफेस्टो है। मुख्य रूप से यह बताने की कोशिश है कि हम अपनी सभ्यता को नीति में किस तरह बना सकते हैं, धर्म आधारित किस तरह कर सकते हैं। धर्म यानी जो निजी धर्म होता है, धर्म यानी संप्रदाय नहीं, धर्म यानी पंथ नहीं। पंथ जो है अलग अलग रास्ते हैं, एक ही वृक्ष के अलग अलग टहनियाँ हैं। जो एक वृक्ष जो है वह राष्ट्र रूपी वृक्ष का सिंचन करता है, और राष्ट्र रूपी वृक्ष का सिंचन मुख्य रूप से यह है कि जिसकी बात हम पंचायत में करते हैं, जिसकी बात हम लोक में करते हैं, लोक किस तरह बढ़े और लोग अपने ऊपर राज करें, यही स्वराज है। और हम अपने ऊपर तब राज करते हैं जब हम अपने जीवन में, अपने समाज में धीरे धीरे जो है अपने को नियंत्रित करते हैं और दूसरे की गलतियों को, पहाड़ जैसी गलतियों को राई के समान मानना और अपने राई के समान गलतियों को पहाड़ जैसा मानना, यह सीख गांधी अंतिम में देते हैं। ये पुस्तक में यह वर्णित नहीं है, आगे इसकी व्याख्या गांधी करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से गांधी अपने को और समाज को, माने संपूर्ण जो परिवर्तन की व्यूह रचना है उसको एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। यानी समाज भी बदलेगा, व्यक्ति भी बदलेगा। इसलिए मंगल प्रभात व्यक्ति निर्माण की प्रस्तावना है मुख्य रूप से, और यह समाज निर्माण का मैनिफेस्टो है। इन दोनों ही को मिलाकर समाज और व्यक्ति का निर्माण होता है। धन्यवाद।